लागत और वित्तीय खातों का सामंजस्य या लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान। सब कुछ आपको लागत और वित्तीय खातों के सामंजस्य के बारे में जानना है तो हम ये देखेंगे कि रिकॉन्सिल शब्द का अर्थ है तालमेल, सामंजस्य, एक साथ लाना या समान। सामंजस्य वित्तीय लेखांकन रिकॉर्ड और लागत लेखा रिकॉर्ड द्वारा दिखाए गए लाभ हानि के परिणामों के सामंजस्य पर लागू होता है। जब लागत खातों और वित्तीय खातों को अलग अलग रखा जाता है तो पुस्तकों के एक सेट द्वारा दिखाए गए लाभ दूसरे सेट के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुस्तकों के दो सेटों द्वारा दिखाए गए परिणामों को समेटना आवश्यक है। इस तरह के मेल मिलाप डेटा की अंकगणितीय सटीकता को साबित करते हैं और पुस्तकों के दो सेटों में अंतर का कारण बताते हैं और उनकी प्रति विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। सुलह की वजह, सुलह की प्रक्रिया और सुलह की ज़रूरत, समझौता ज्ञापन खाता या विवरण वित्तीय खातों लागत खातों के अनुसार परिणामों में अंतर के कारण या जब एक निर्माणी संस्था में जहां वित्तीय लेखों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से लागत लेखे रखे जाते हैं, आवश्यक रूप से दोनों पुस्तकों द्वारा दर्शाए गए परिणामों में अंतर होता है। जब अलग अलग दो लेखे रखे जाएंगे तो उनका एक जैसा होना या उन दोनों में सामंजस्य का होना थोड़ा मुश्किल है। वे दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर तो दर्शाएंगे। तो परिणामों का मिलान लागत और वित्तीय दोनों लेखों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि दोनों प्रकार की पुस्तकें एक ही आंकड़ों से लिखी जाती है, अतः उनका मिलान करना संभव हो पाता है। लेकिन यह आवश्यक है कि लागत एवं वित्तीय दोनों ही लेखों में आय एवं व्यय के वर्गीकरण का आधार एक ही हो, ताकि दोनों अवस्थाओं में एक ही आधार पर उत्पादन व्यय, कार्यालय व्यय और विक्रय व्यय संग्रहित करना संभव हो सके। तो जो लागत और वित्तीय खाते हैं उनके सुलह की प्रक्रिया, आवश्यकता और पुनर्वितरण का विवरण किस तरह से होगा, ये हम आगे देखते हैं। अनुमान और वास्तविक लागत की गणना वास्तविक या अनुमानित आधार पर की जा सकती है। चूँकि लागत खाते एक नियंत्रण उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए होते हैं, इसलिए लागत खाते तैयार करते समय अनुमानित लागत या अधिमानतः मानक लागत प्रणाली को अपनाना उचित होगा। अनुमान या मानक वास्तविक के करीब हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वे समान नहीं हो सकते हैं। यह जरूरी है कि लागत खातों द्वारा दिखाए गए लाभ वित्तीय खातों द्वारा दिखाए गए लाभ से अलग होने के लिए बाध्य हैं। प्रत्यक्ष सामग्री उत्पादन प्रक्रिया में खरीदी या खपत की गई प्रत्यक्ष सामग्रियों की अनुमानित या मानक लागत वास्तविक लागतों से भिन्न हो सकती है। यह अंतर कीमत या मात्रा या दोनों में बदलाव के कारण होगा। भाई एक एस्टिमेट और एक्चुअल दोनों में ही कुछ अंतर होता है और ये अंतर किस रूप में हो सकता कीमत में अंतर हो या उसकी मात्रा में अंतर हो, और दोनों में ही किसी तरह के अगर बदलाव हैं तो इन दोनों में भिन्नता हो सकती है। प्रत्यक्ष श्रम की अनुमानित या मानक लागत मजदूरी दर या काम के घंटे या दोनों में अंतर के कारण वास्तविक लागत से भिन्न हो सकती है। कभी कभी महंगाई भत्ता, वेतन, संशोधन, बोनस आदि के कारण श्रमिकों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। इससे किताबों के दो सेटों के मुनाफे में अंतर होगा। हो सकता है कि मजदूरी की दर, उनके काम के घंटे दोनों अलग अलग हैं। हो सकता है उनको अलग अलग तरह से भुगतान किया जा रहा हो, उनको बोनस दिया जा रहा हो या उनको कोई भत्ता दिया जा रहा है। तो ये भी इनके अलग अलग होने के कारण हो सकते हैं। ओवरहेड
लागत खातों में ओवरहेड की वसूली आमतौर पर अनुमानों पर आधारित होती है, जबकि वित्तीय खातों में किए गए वास्तविक खर्चों को दर्ज किया जाता है। यह ओवरहेड्स के अंडर या ओवर रिकवरी का परिणाम है। ओवरहेड की अंडर रिकवरी या अधिक वसूली को अगली अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है, या पूरक दर द्वारा चार्ज किया जा सकता है, या लाभ हानि खाते की लागत पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि ओवरहेड्स की अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी को अगली अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है, तो लागत पुस्तकों के रूप में दिखाया गया लाभ वित्तीय पुस्तकों द्वारा दिखाए गए लाभ से अलग होगा। ऐसी भिन्नता कारखाने, कार्यालय या बिक्री और वितरण ओवरहेड के ओवर या अंडर चार्जिंग के कारण हो सकती है। इसके अलावा मूल्य ह्रास। मूल्य और वित्तीय पुस्तकों में मूल्य ह्रास के विभिन्न तरीकों को अपनाया जा सकता है, और डेप्रिसिएशन के कई तरीके हैं। सीधी रेखा पद्धति भी हो सकती है, या फिर उसको और दूसरी पद्धति से भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। तो जब डेप्रिसिएशन के यदि अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए गए हैं, अलग अलग मेथड अपनाए गए हैं, तो दोनों ही स्थिति में उनका एक जैसा होना अलग नहीं हो सकता है, उनमें अंतर होगा ही होगा। तो वित्तीय पुस्तकों में मूल्य निर्धारण मशीन विधि दर या किसी अन्य विधि का उपयोग किया जा सकता है, जबकि तय किस्त विधि या ह्रास संतुलन विधि आदि के अनुसार मूल्य ह्रास का शुल्क लिया जा सकता है। यह भी ओवरहेड का एक आइटम है, और वित्तीय खातों में चार्ज किए गए ओवरहेड्स और लागत खातों में चार्ज किए ओवरहेड्स के बीच में अंतर होने का एक कारण हो सकता है। स्टॉक का मूल्यांकन। कच्चे माल। वित्तीय खातों में कच्चे माल का स्टॉक लागत या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो का मूल्य है, जबकि लागत खातों में स्टॉक को फीफो या लीफो मेथड से या अन्य किसी विधि के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार स्टॉक का आंकड़ा लागत या वित्तीय खातों में उसमें फ़र्क होगा। भाई स्टॉक को रखने के अलग अलग मेथड हमने पढ़ रखे हैं, लीफो, फीफो मेथड। अब किस विधि को अप्लाई किया जा रहा है, तो यदि जब अलग अलग विधियों को अप्लाई किया जा रहा है, तो उनके स्टॉक के आंकड़ों में उसकी लागत और वित्तीय खातों में अंतर पाया जा सकता है। कार्य प्रगति के मूल्यांकन के मोड के संबंध में अंतर भी मौजूद हो सकता है। इसकी कीमत प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट पर हो सकती है। मूल्य खातों में फैक्ट्री मूल्य पर मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका है। वित्तीय खर्चों में प्रशासनिक खर्चों के एक हिस्से पर भी विचार करने के बाद कार्य प्रगति को महत्व दिया जा सकता है। अब ये जो कीमत है, प्राइम कॉस्ट में लेबर, मटेरियल, ओवरहेड सम्मिलित है। फैक्ट्री में फैक्ट्री कॉस्ट सम्मिलित होगा, और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड किया गया है। तो इसमें मूल्य खातों में इनमें अलग अलग रूपों में इसको वैल्यूएशन किया गया है। तो जो वित्तीय खर्चे हैं और प्रशासनिक खर्चों का एक हिस्सा है, तो वो कार्य प्रगति को इसको महत्व दिया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर विचार करने के बाद में कार्य की प्रगति को महत्व दिया जा सकता है। तैयार माल। वित्तीय खातों के तहत तैयार माल का स्टॉक लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर निर्धारित होता है। तो लागत खातों में तैयार स्टॉक आमतौर पर उत्पादन की कुल लागत पर मूल्यांकन होता है। यदि परिस्थितियों में वारंट प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट को भी तैयार माल के स्टॉक के मूल्यांकन के लिए आधार के रूप में लिया जा सकता है। इस प्रकार शेयरों के मूल्यांकन का तरीका पुस्तकों के दो सेटों में विभिन्न परिणामों को जन्म देता है। लागत स्टॉक खोलने के अधिक से अधिक मूल्यांकन का मतलब लागत खातों और इसके विपरीत कम लाभ है। लागत खातों में स्टॉक्स के अधिक मूल्यांकन का मतलब लागत खातों और इसके विपरीत अधिक लाभ से है। अब वित्तीय खातों में कुछ वस्तुएं जो वित्तीय खातों में शामिल है लेकिन लागत खातों में शामिल नहीं हैं। अब वो कौन कौन से हैं? इसमें निम्नलिखित शामिल है जो वित्तीय खातों में शामिल है। कौन कौन से? मुनाफे का विनियोजन, कराधान का प्रावधान, आरक्षितों का हस्तांतरण, सद्भावना, प्रारंभिक व्यय, बंद लिखा गया। विशुद्ध रूप से वित्तीय शुल्क जैसे निवेश की बिक्री पर नुकसान, दंड, जुर्माना, कंपनी के कार्यालय के हस्तांतरण पर खर्च। विशुद्ध रूप से वित्तीय आय जैसे बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज, निवेशों की बिक्री पर लाभ,
अचल संपत्ति, प्राप्त फीस, हस्तांतरण शुल्क आदि। लागत खातों में कौन कौन से शामिल हैं? अब लागत खातों में कुछ उल्लेखनीय वस्तुएं जो वित्तीय खातों से बाहर रखा गया है लेकिन जिनको लागत खातों में शामिल किया गया है। किराए के एवज में प्रभार, जहाँ परिसर का स्वामित्व। किसी संपत्ति का मूल्यह्रास तब भी होता है जब परिसंपत्ति का पुस्तक मूल्य एक नगण्य आंकड़े तक कम हो जाता है। उत्पादन में नियोजित पूंजी पर ब्याज, लेकिन जिस पर कोई ब्याज वास्तव में नहीं दिया जाता है, यह तब तय होगा जब फर्म ओवरहेड्स में ब्याज को शामिल करने का निर्णय लिया जाता है। वित्तीय मदों में इसकी तुलना में उपरोक्त मदों से लागत खातों में लाभ कम हो जाएगा। असामान्य लाभ और हानि। असामान्य लाभ या हानि को पूरी तरह से लागत खातों से बाहर रखा जा सकता है और लाभ हानि खाते की लागत पर लिया जा सकता है। वित्तीय खातों में ऐसे लाभ और हानि खाते में लिए जाते हैं जैसे पूर्व मामलों में लागत लाभ हानि वित्तीय लाभ हानि से भिन्न होगी और समायोजन की आवश्यकता होगी। बाद के मामले में लागत या लाभ या वित्तीय लाभ या हानि के बीच इस खाते पर कोई अंतर नहीं होगा। इसके अलावा इस खाते पर किसी भी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह के असामान्य लाभ और हानि के उदाहरण सामग्री का असामान्य अपव्यय है, जैसे चोरी या आग आदि से असामान्य निष्क्रिय समय की लागत, असामान्य निष्क्रिय सुविधाओं की लागत, असाधारण बुरे ऋण प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्माण में असामान्य लाभ। एक व्यवसाय के मामले में सुलह की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी जहां इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम उपयोग में है, क्योंकि वित्तीय और लागत रिपोर्ट दोनों के लिए पुस्तकों का केवल एक सेट होगा, लेकिन जहां किताबों के अलग अलग सेट हैं वहां सुलह होना लाजमी है।